हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 3। इसका नाम है शब्द विचार। ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजी। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें आज हमारा ये नया अध्याय। बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो जो पढ़ा था, क्या आपने उसका अभ्यास कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसका अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करें ये नया अध्याय। ठीक है बच्चों, आइए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द के बारे में, मतलब वर्ड। ठीक है बच्चों, देखिए नीचे दिए गए चित्रों के नामों पर विचार कीजिए। क्या क्या है देखिए, जैसे कि ये है क्या, क जमा ल जमा म, क्या बनेगा, कलम, है ना। ये कलम है। कलम क्या होता है, लिखने का साधन। ठीक है, इसी प्रकार क जमा म जमा ल, तो क्या बनेगा, कमल। ठीक है, तो ये फूल का नाम है। यहाँ देखिए ल जमा क जमा म, तो ये क्या है, लकम। ठीक है, पर लकम क्या होता है। लकम तो एक निरर्थक शब्द है ना, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, है ना बच्चों। चलिए देखिए आगे। तो उपयुक्त उदाहरणों से पता चलता है कि वर्णों का एक निश्चित क्रम में रखने पर ही सार्थक शब्द बनता है ना बच्चों। अगर आपने इनका उलट पुलट कर दिया और जब आप एक साथ पढ़ेंगे और इनका कोई भी अर्थ नहीं निकला, तो ये आपका निरर्थक हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, आगे देखिए। जैसे कि वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। बच्चों, आपको समझ आया कि शब्द क्या होते हैं। जब आप वर्णों को ऐसे लगा देते हैं और उनको जब पढ़ते हैं, तो जब उनका कोई अर्थ निकलता है, वही होते हैं आपके शब्द। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। शब्दों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे। हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल है। हिंदी का शब्द भंडार बहुत विशाल है। इन्हें निम्नलिखित 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए देखिए, पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ठीक है बच्चों, देखिए तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए कौन कौन से। पहले है क तत्सम शब्द। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द 2 शब्दांशों से मिलकर बना है, तत् जमा सम। ठीक है, अर्थात उसके समान। यहाँ उसके से अर्थ संस्कृत से है। ठीक है, अतः संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ उदाहरण है, जैसे कि सूर्य। तो सूर्य संस्कृत में भी सूर्य ही होता है और हिंदी में भी सूर्य ही होता है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार कूप, ठीक है, ये संस्कृत में भी और हिंदी में भी है। यहाँ देखिए ग्राम, तो ये क्या है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ख तद्भव शब्द। तो देखिए तद्भव शब्द 2 शब्दांशों तद तथा भव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उससे होने वाला। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि सूर्य का सूरज, है ना, अग्नि का आग, कूप का कुआं, ग्राम का हिंदी आदि। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित सारणी में कुछ तत्सम और तद्भव शब्द को निम्नलिखित सारणी में कुछ तत्सम तथा तद्भव शब्दों की सारणी दी गई है, इन्हें समझिए। तो आइए बच्चों देखें कुछ और उदाहरण। तत्सम है जैसे कि पुत्र, तो तद्भव हो जाएगा पूत। ठीक है, इसी प्रकार कपूर तो कपूर, ग्राम तो गांव, प्रस्तर तो पत्थर, कोकिल कोयल, अक्षी आंख, उष्ट ऊंट, मंडूक मेंढक, अर्धर अर्ध अर्ध आधा, हस्त हाथ, कर्ण कान, मयूर मोर, ओष्ठ ओठ, लांगूर लंगूर, अष्ट 8, दंत दांत, कर्म काम, दुग्ध दूध, अग्नि आग, इक्षु ईग, गदव गधा। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं इसका दूसरा भाग। तो देखिए ग, आइए इसका देखिए तीसरा भाग। देखिए क्या है, देशज अथवा देशी शब्द। देखिए भारतीय भाषाओं अथवा बोलियों के अनेक शब्द हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, अथवा क्षेत्रीय विशेषताओं के आधार पर आवश्यकतानुसार जिन शब्दों को विकसित कर लिया गया है, उन्हें देशज अथवा विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि बिटौरा, लड़का, ढेर, खिड़की, गप्पू, भोंदू आदि। ठीक है बच्चों, ये हैं आपके देशी शब्द। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। घ विदेशज अथवा विदेशी शब्द। ठीक है बच्चों, देखिए अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, पुर्तगाली, फ्रेंच आदि भाषाओं के जो शब्द हिंदी में घुल मिलकर उसके अपने
हो गए हैं उन्हें विदेशज अथवा विदेशी शब्द कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि रिक्शा, प्रोफेसर, मास्टर, गरीब, चाय, कालीन, दवा इत्यादि। तो आपने देखा कि ये शब्द बाहर से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, इसी वजह से ये शब्द विदेशी शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब नीचे कुछ विदेशी शब्दों की तालिका दी जा रही है, इन्हें समझिए। तो आइए बच्चों आगे करें विदेशी शब्द तालिका, फॉरेन वर्ड्स टेबल। तो आइए बच्चों देखें कुछ और उदाहरण। तो देखिए भाषा क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी के कुछ शब्द हैं जैसे कि बैंक, आइसक्रीम, क्लास, डॉक्टर, पिन, स्टेशन, रेल, ड्राइवर, पिक्चर, हैट, कमीशन आदि। ठीक है, दूसरा देखिए फ्रेंच। फ्रेंच का है जैसे कि गिटार, मशीन, कूपन, इंजीनियर, हॉस्पिटल, मेट्रो, कारतूस, कार्टून, पुलिस आदि। ठीक है, तुर्की का है बंदूक, पुली, बारूद, कैंची, चिक, तोप, चेचक, सौगात, बेगम, चाकू, कुर्ता आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए जापानी का जैसे कि रिक्शा आदि। ठीक है, पुर्तगाली का देखिए आलपिन, गोदाम, साबुन, अलमारी, कनस्तर, तौलिया, पादरी, बाल्टी, कमरा आदि। ठीक है, यूनानी का देखिए टेलीग्राफ, टेलीफोन आदि। ठीक है, चीनी का देखिए लीची, चाय आदि। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके बाहर किसी अन्य देश से लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब दूसरा, रचना के आधार पर शब्द। ठीक है, देखिए तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। का है रूढ़ शब्द, दूसरा है पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है यौगरूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क करते हैं रूढ़ शब्द। देखिए ऐसे शब्द जो किसी वस्तु के लिए निश्चित किए गए हों तथा जिन शब्दों के सार्थक खंड ना किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए कुछ उदाहरण है, गाड़ी, घर, तोता, फल। तो बच्चों आपने देखा कि गाड़ी शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो गा जमा री, इनका अपने आप में कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह घर, घ जमा र, तो इनका अलग अलग कोई भी अर्थ नहीं निकलता। ठीक है बच्चों, तो यही होते हैं आपके रूढ़ शब्द। तो यही होते हैं आपके रूढ़ शब्द। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं दूसरा, ये है ख, यौगिक शब्द। देखिए जब रूढ़ शब्द में कोई अन्य शब्द या सार्थक शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार से बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यौगिक शब्द क्या है, रसोई घर। ठीक है, तो सार्थक शब्द खंड क्या होगा इसका, रसोई जमा घर। इसी प्रकार फल वाला तो क्या होगा, फल जमा बाला। ठीक है, डाकघर देखिए डाक जमा घर, और विद्यालय को देखिए विद्या जमा आलय। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आप ग, यौगरूढ़ शब्द। ठीक है, देखिए ऐसे शब्द जिनमें रूढ़ एवं यौगिक दोनों विशेषताएं हो, ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं परंतु किसी अन्य विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण देखिए, यौगरूढ़ शब्द है चक्रधर। ठीक है, शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है, चक्र को धारण करने वाला। ठीक है, इसी प्रकार दशानन। ठीक है बच्चों, तो चक्र को धारण करने वाला कौन है, विशेष अर्थ है विष्णु के लिए, विष्णु ही तो है। चलिए आगे देखिए दशानन, तो दशानन कौन है बताइए, 10 है मुख जिसके। ठीक है, ऐसा कौन है बताइए, रावण। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें इसका तीसरा। ठीक है, देखिए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, देखिए तो अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला होता है क, देखिए सार्थक शब्द, दूसरा होता है ख, निरर्थक शब्द। ठीक है, तो बच्चा देखिए पहला वाला क, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि है घर, सूरज, आंख, चांद। ठीक है बच्चों, इन सभी शब्दों का अर्थ है। ख देखिए निरर्थक शब्द, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि देखिए रग, रजसु, कहा, दया आदि। ठीक है बच्चों, आगे देखिए व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। सार्थक शब्दों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों आपने समझ लिया कि निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता और उनका प्रयोग भी कहीं नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। आइए देखिए, तो पहला है एकार्थी शब्द, दूसरा है अनेकार्थी शब्द, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विपरीतार्थक शब्द, पांचवा समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, छठा देखिए एकार्थ प्रतीत होने वाला शब्द, सातवां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आठवां है समूहवाची शब्द। ठीक है, नौवां है ध्वनि बोधक शब्द। ठीक है, और 10वां है शब्द युग्म। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे करें चौथा। देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। देखिए
तो हिंदी भाषा में असंख्य शब्द होते हैं, इनका अपना अलग स्थान होता है। ठीक है बच्चों, प्रयोग करते समय कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है जबकि कुछ शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। इस आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों, आइए देखिए, पहला है क विकारी शब्द और दूसरा है ख अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, देखिए तो पहला क विकारी शब्द, देखिए वाक्यों में प्रयोग करते समय कुछ शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उनके आकार में कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं परिवर्तित होने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि क्या है, लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, बूढ़ा, बूढ़े, बुढ़िया, बुढ़ियां, बूढ़ी, युवक, युवाओं, युवकों, युवती, युवतियां आदि। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि इनमें ये जो शब्द है किस प्रकार बदल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें। इन विकारी शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं, तो कौन कौन से हैं? पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ठीक है, आइए इन चारों भेदों के विषय में आप आगे के अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं ख इसका अविकारी शब्द। देखिए, वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में कोई विकार नहीं आता अथवा परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखिए और, किंतु, तथा, यद्यपि, कहाँ, कब आदि। ठीक है बच्चों, अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं, जैसे कि पहला क्या है, क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चयवाचक तथा चौथा है विस्मयवाचक। ठीक है बच्चों, चौथा है विस्मयवाचक। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबने बहुत ही ध्यान से ये अध्याय पढ़ा होगा, मेरी बातों को सुना और समझा होगा। ठीक है बच्चों, ये अध्याय आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको शब्दों का ज्ञान मिला है ना बच्चों। चलिए अब हम करते हैं इसके आगे के प्रश्नोत्तर। ठीक है बच्चों, आइए अभ्यास के प्रश्नोत्तर करते हैं। तो देखिए, पहला है आओ कुछ बताएं। देखिए, क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए, सौगात, बेगम तथा चाकू किस भाषा के शब्द हैं, बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर है आपका तुर्की। ठीक है, ये सभी शब्द तुर्की से लिए गए हैं। ख देखिए, कपूर का तद्भव शब्द बताइए, तो क्या होगा, कपूर। ठीक है, आइए आगे करते हैं, आओ कुछ करें। पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, वर्णों से निर्मित स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनियां कहलाती हैं, क्या कहते हैं बताइए। तो ये होते हैं शब्द। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब करते हैं ख, गधा का तत्सम शब्द है, बताइए क्या, गर्ध, गिद्ध, गंधर्व, ज्ञान, बताइए। तो ये होगा आपका तीसरा गंधर्व। ठीक है बच्चों, ग देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, बताइए कितने हैं। तो बच्चों देखिए, इसका उत्तर होगा आपका 3। ठीक है, आइए अब करते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये है, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, क क्या है, जिन शब्दों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, अविकारी शब्द। ठीक है बच्चों, ये है पहला। ठीक है, ख देखिए, डैश के मेल से शब्द का निर्माण होता है, तो वर्णों के मेल से। ठीक है, ये होगा दूसरा। अब देखिए तीसरा, ग, शब्दों के मेल से डैश का निर्माण होता है, क्या होता है बताइए, वाक्य। ये हो जाएगा तीसरा। ठीक है, आइए चौथा देखिए, डैश को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, किसको, शब्दों को, है ना। तो ये हो जाएगा चौथा। आइए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं, तीसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क देखिए, शब्द किसे कहते हैं, बताइए शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल से एक ध्वनि निकलती है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्णों के परस्पर मेल से बनी सार्थक ध्वनियां शब्द कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ख, शब्दों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नाम लिखिए, बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर है आपका कि शब्दों को हमने 4 वर्गों में बांटा है ना। कौन कौन से बताइए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं ग, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, इसका उत्तर है आपका 3। ठीक है, 3 वर्गों में इसे बांटा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति मतलब रचना के आधार पर, तो ये 3 है, एक रूढ़ है, एक योग है और एक योग रूढ़ है। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं घ, तत्सम तथा तद्भव शब्दों में क्या अंतर है, बताइए। तो तत्सम शब्द आपके वो होते हैं जिनको हिंदी और संस्कृत भाषा में एक जैसा लिखा जाता है। ठीक है बच्चों,
और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत शब्द से लिए गए हैं लेकिन उनको बदलकर हिंदी में कुछ और कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, आइए आगे करते हैं। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अंतिम में आपको एक क्रियाकलाप मतलब आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है। ये आपने अपने दोस्तों की सहायता से उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको ये अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे ही शब्दों के ज्ञान आपको हो गया होगा, है ना बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।